नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। खबरें जो है राजनीतिक तौर पर आई और गई। कुछ खबरें ऐसी हैं जो पहले से चल रही थी और आगे भी चलती रहेंगी, लेकिन इसी में एक राम मंदिर का मुद्दा है जो लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश की अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसलिए वहाँ के मुद्दे काफ़ी गर्म हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा राम मंदिर विवाद आया, उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हुई। लेकिन अब जो देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ हर रोज एक नया ट्रेंड सेट कर दे रहे हैं अपने बयानों से। जी। जैसे उन्होंने कहा कि जो कब्रिस्तान बनाने जानते हो उनको राम मंदिर और मंदिर से क्या लेना देना। फिर उन्होंने एक और बात कही कि वो कौन लोग थे जो हनुमानगढ़ी में नमाज अदा कराने की इजाज़त दिवाए थे जी। या करवाना चाहते थे जी। तो इस तरह की वो बातें कहकर कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडा तो सेट कर ही रहे हैं जी। साथ ही साथ राम मंदिर विवाद से हुए नुकसान या नुकसान की संभावनाओं को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और नुकसान तो देखिए हुआ है क्योंकि जो लोगों की आस्था थी उसको चोट पहुंची है, विश्वास को चोट पहुंची है, क्योंकि किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जिन लोगों ने संघर्ष जो कुछ हुआ, राम मंदिर आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व किया, उनमें से ही कुछ लोगों को जब ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई और वही लोग व्यवस्था को सही से संभाल नहीं पाए। चोरी जिसने की वो तो पकड़े गए, आरोप पत्र में किसके नाम हैं, आगे किसके आ सकते हैं उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्था को संभाल नहीं पाए ट्रस्ट के लोग सही से, ये बात तो जग जाहिर है। और ये जो कुव्यवस्था हुई है इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, इसलिए लोगों को चोट पहुंची है। लेकिन ट्रस्ट की बैठक के बाद जिस तरीके से लोगों का ट्रस्ट दोबारा जीतने की कोशिश की गई है, व्यवस्थाओं को ठीक करने का भरोसा दिलाया गया है, एक सीईओ की नियुक्ति की बात सामने आ रही है, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में व्यवस्था अब कैसे नया रंग रूप लेती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमको ये विश्वास करना चाहिए कि ट्रस्ट ने इस पूरे घटनाक्रम से सबक सीखा होगा और न सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट बल्कि अन्य जो मंदिरों में जिस तरीके की घटनाएं आई, बद्रीनाथ मंदिर जी में वहाँ पर घटना एक सामने आई कि वहाँ भी इस तरीके की अनियमितताएं हुई। हमने देखा कि सबरीमला मंदिर में इससे पहले वहाँ पर सोना चोरी की घटना सामने आई थी। तो सभी मंदिरों में खास तौर पर ऐसे मंदिरों में जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, चढ़ावा ज़्यादा आता है और इस तरीके की घटना होने की संभावना ज़्यादा है, वहां पर प्रशासन को थोड़ा सा और ज़्यादा अब देखना होगा कि किस तरीके से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए और कदम उठाने होंगे। और ये ठीक है कि जो मंदिरों का प्रशासन है वो मंदिर के पास ही रहना चाहिए, सरकार के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस घटनाक्रम से, राम मंदिर का जो घटनाक्रम हुआ है, उससे एक सबक ये भी मिलता है कि जो मंदिर का प्रशासन चलाने के लिए कुछ अनुभवी लोगों की ज़रूरत होती है। भले ही आप प्रशासन के लोगों को उसमें रखें ना रखें, आपका अपना जो भी आपका ट्रस्ट का संविधान कहता है, लेकिन इसमें आपको ये देखना होगा कि प्रोफेशनल लोग को रखना चाहिए आपको। हो सकता है कि वो रिटायर्ड हों या हो सकता है कि वो निजी स्तर पर प्रोफेशनल्स हों, उनको आप रखिए, लेकिन प्रोफेशनल को रखना जरूरी है, अनुभवी लोगों को रखना जरूरी है। ये पूरा घटनाक्रम दर्शाता है। पारदर्शिता होनी चाहिए। और जिस तरीके की हमने देखा कि ये जो राम मंदिर वाला मामला था, इसको कैसा रूप देने का प्रयास किया गया। ये खबर उड़ाई गई कि भैया ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, ये जो दान दिया था हमने उसकी रसीद नहीं मिली, हमने जो इतना बड़ा ये दिया था वो तो उसका कोई हिसाब नहीं है ट्रस्ट के पास। लेकिन ट्रस्ट ने सब कुछ दिखा दिया ना कि ये देखिए जो सोशल मीडिया पर चीज़ें आई थी कि ये चीज़ें गायब हैं, सब के सब मीडिया के सामने दिखा दी। तो दिखाता है ये सब कि राम मंदिर के खिलाफ दुष्प्रचार चलाने वाले अभी भी कम नहीं हुए हैं। बिल्कुल ठीक है कि मंदिर बन गया है, लेकिन दुष्प्रचार का मौका मिलते के साथ ही ऐसी शक्तियां जो हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। और इस पूरे मामले में हमने यही देखा। चोरी एक मामला है। चोरी की घटना से आप देखिए कि
कोई ये कहे कि भैया ये तो पूरा जो आपने एक बड़ी आसमान को छूती जो मंदिर आपने बनाया है वही पूरा उसके प्रति लोगों की श्रद्धा कम हो गई, ऐसा नहीं है। राम जी के प्रति कोई श्रद्धा कम नहीं हुई है, आज भी अयोध्या में भीड़ देखी जा रही है। और यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिन्होंने अगर आप इतिहास उठाएंगे तो जब राम मंदिर तोड़ा गया तो क्या राम जी के प्रति श्रद्धा कम हो गई थी? वो श्रद्धा उतनी ही रही, उससे ज़्यादा बढ़ी। आज राम जी की एक तरह से गुल्लक तोड़ी गई है तो उस गुल्लक के टूटने से कोई श्रद्धा कम नहीं हो जाएगी, श्रद्धा बरकरार रहेगी, बढ़ेगी। और राम ही सच हैं ये पूरी दुनिया जानती है। तो मुझे लगता है कि समय के साथ सब चीज़ें जब व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लोगों को उस व्यवस्था में विश्वास हो जाएगा। राम में विश्वास कहीं कम नहीं हुआ है, व्यवस्था में विश्वास दोबारा बहाल हो जाएगा तो सब चीज़ें चलने लगेंगी। जहाँ तक ये जो मुद्दा है, अब योगी आदित्यनाथ ये जानते हैं कि चुनाव के समय चुनाव में उन्हीं को नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन आजकल उनका जो बयान आ रहा है उसमें वो अगर आप उन बयानों का सारा सार देखेंगे तो वो यही लग रहा है कि वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि राम के साथ राम नाम के साथ छल किसने किया था और राम नाम को आगे किसने बढ़ाया। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर हाल ही में मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव के संसद में वो बयान सामने आए हैं जो उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ दिए थे। और आजकल जिस तरह से अखिलेश यादव सनातनी बन रहे हैं, शंकराचार्य जी के चरणों में जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन आपके मन में क्या है, आपकी नीति क्या है, वो भी सबके सामने आ रही है। तो जनता भी जानती है कि देखिए क्या होता है कि जनता ये जानती है कि ओरिजिनल कौन है और फोटोकॉपी क्या है। आप उनकी तरह बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप आज सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, आज आप राम जी का नाम ले रहे हैं, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन आप फोटोकॉपी हैं ये भी जनता जानती है। और ओरिजिनल और फोटोकॉपी में बड़ा फ़र्क होता है, ये सबको पता है ये बात। तो ये ठीक है कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव में नुकसान हो जाएगा, लेकिन सिर्फ राम नाम पर ही वोट मिल जाते तो अयोध्या की लोकसभा सीट बीजेपी हारती नहीं। बिल्कुल, जो वोट हैं वो जनता काम के आधार पर देती है, नीतियों के आधार पर देती है। और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से यूपी में सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर, निवेश आकर्षित करने के मोर्चे पर, विकास को लेकर और तमाम ऐसे पहलू हैं जो गिनाए जा सकते हैं, एक अलग से कार्यक्रम किया जा सकता है उसके लिए कि वो जनता उनके आधार पर वोट देने वाली है। एक जगह कहीं चोरी हो गई या एक जगह कहीं कोई ऐसा मामला, आपकी पार्टी का जो व्यक्ति था वो किसी गलत काम में फंसा हो पाया गया, तो उसका नुकसान पूरी पार्टी को नहीं हो जाता है। सीएम क्या कर रहा है, सीएम की नीतियां कैसी हैं, सीएम की सरकार क्या कर रही है, किस दिशा में प्रदेश को ले जा रही है, सब चीज़ें मायने रखती हैं। बिल्कुल। लेकिन सर अगर देखा जाए तो अमित शाह हों, नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी का कोई बड़ा नेता या फिर राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से, प्रियंका गांधी क्यों ना हो, एक टेक्टिकल चुप्पी तो इस मामले पर है ही ना जी। अगर मोदी सामने आते और कहते कि जो भी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने किया है जी, उन्होंने मतलब शुरू से अंत तक उन्होंने ही किया है जी, अगर एक लाइन में वो लिख देते ट्वीट पे कि यहाँ पे अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती जी, तो शायद इतना मामला बढ़ता नहीं जी। या फिर राहुल गांधी भी आके एक मतलब कुछ अपनी बात मीडिया में रखते, इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे जी, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं किया, ना प्रियंका गांधी ने किया जी। तो एक टेक्टिकल चुप्पी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से क्यों है? हाँ, नहीं देखिए, चुप्पी बिल्कुल नहीं है, दोनों ही पक्ष मुझे लगता है जवाब देंगे। दोनों ने अपने अपने जो तीर हैं जो तर्कश में संसद सत्र के लिए बचा के रखे हुए हैं। अच्छा। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वहाँ से तीर चलेगा और मुझे जवाब देना पड़ेगा। मैंने अगर अभी ट्वीट किया, अभी कुछ किया तो भी ये संसद में घेरेंगे और फिर कुछ नई बात कहनी पड़ेगी। तो सब तथ्य, सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही होंगी। संसद का सत्र के लिए सब ने अपने तर्कश में तीर बजा के रखे हुए हैं। ये राहुल गांधी भी छोड़ेंगे, प्रियंका गांधी भी तीर छोड़ेंगी, वहाँ से मोदी जी भी और अमित शाह भी जवाब देंगे, पक्का है ये। तो बराबर चलेगा ना? जी, संसद सत्र तो अब वो पता लगेगा। एक दिन पहले कोई घटनाक्रम ना आ जाए कि भैया वो अडानी साहब पर कोई और नया कोई विपक्ष आरोप ढूंढ कर ले आए
या कुछ और घटनाक्रम सामने आ जाए। तो इस तरीके से हमने देखा है कि कई संसद सत्रों में जब विपक्ष को लगता है कि इस बार नहीं चलने देना, तो वो कुछ ऐसा घटनाक्रम सामने ले आते हैं, और कोई विदेश की बात हो तो वो भी ले आते इससे हैं। पहले वाले ही सत्र देखिए ना आप, मतलब सिर्फ एक बजट पेश हुआ था, बाकी तो संसद सत्र जो था बजट सेशन का, वो पहला सत्र तो धुल ही गया था। हाँ। सिर्फ एक अनलिखित जो किताब लिखी ही नहीं गई है, जो पब्लिक में ही नहीं आई है जी, उस पे बवाल हो गया था जी। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो अभी लेकर आएंगे, और खासतौर पे जैसा आपने नरवणे साहब की अप्रकाशित पुस्तक के बारे में चर्चा की, तो अभी इस सत्र में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का जो संसद में दिया गया बयान था, उस पर लेके खेलेंगे। तो विपक्ष की भी अपनी तैयारी है, यहाँ से सत्ता पक्ष की भी तैयारी है। सब जानते हैं कि कौन कौन से मुद्दे उठेंगे, और सबको क्या है कि अपनी ऑडियंस को देखना है। उनको पता है कि हमारे वाले ये देख रहे हैं कि ये सवाल पूछेंगे तो हम उसको वायरल करें, ये देख रहे हैं कि भाई हमको जवाब ऐसे देना है तो ये वायरल करें। तो ये भी आजकल क्या है, नेताओं में भी क्या है कि एक उनको भी सोशल मीडिया का चस्का सा लग गया है, तो सब कुछ उसके आधार पर चलता लगता है सर। बिल्कुल। लेकिन सर, कांग्रेस अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बारे में हाल के दिनों में एक बात तो कही जा सकती है कि अगर वो डायलॉग होता था ना कि हार के मुंह से जीत छीन लेना, जी, कांग्रेस जीत के मुंह से हार लेकर आ जाती है जी। हमने हरियाणा में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, महाराष्ट्र में भी लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था जी। लेकिन अब वही चीज़ हमें पंजाब में देखने को मिल रही है जी। अगर कांग्रेस एकजुट होती तो महाराष्ट्र, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के नतीजे कुछ अलग रहते इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में जी। अब हम जो पंजाब में देख रहे हैं, और पंजाब के जो प्रभारी हैं उनको ये तक कहना पड़ रहा है कि गुड्डी गुडिया का खेल नहीं है जी। जो फैसला आला कमान ने कर दिया वो बरकरार रहेगा जी। और चन्नी साहब उधर नाराज बताए जा रहे हैं। जो अमरिंदर सिंह वरिंग है उनको प्रदेश अध्यक्ष बरकरार रखा गया है, एलओपी जो बाजवा साहब थे उनको बरकरार रखा गया है। तो कांग्रेस ने जो इतना 6 महीने तक लंबा चौड़ा प्रोसेस किया कि संगठन के लोगों से वो उनके नेता मिल रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, तो इतना कुछ करने के बाद भी आपने कुछ किया तो नहीं। जो आपको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष अगर चन्नी को बनाना था तो आप बना सकते थे जी, उसके लिए कोई बातचीत की तो जरूरत थी नहीं जी। तो आपने इतना कुछ किया, उसके बाद आप वही पुराने फैसले पर बरकरार रहे और अब जाके जो आपको फ़ायदा हो सकता था वो अब नुकसान में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चन्नी नाराज है, चन्नी के साथ मतलब बहुत सारे नेता हैं जी, रंधावा भी उस गुट में आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए पूरी कांग्रेस अगर हम खाली वर्डिंग को छोड़ दें तो बाकी सारे इधर इसी साइड में ही हैं। तो ये दिखा रहा है कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो एक तरह से आंखें मूंदे है, और आला कमान यहाँ है भी नहीं, राहुल गांधी विदेश में है। दूसरी बात ये आपको ये देखनी होगी कि यहाँ पर पंजाब कांग्रेस के साहब आला कमान में आते हैं कि नहीं, वो तो खुद ही कहते हैं मुझे आला कमान से पूछना पड़ेगा। तो अब आला कमान उनको, क्योंकि हमने देखा था सीआईएसएफ ने चिट्ठी लिखी थी, सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी थी कि राहुल गांधी हमको बता के नहीं आते विदेश में कहाँ जा रहे हैं। तो जब वो अपनी सिक्योरिटी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो उनकी सुरक्षा करें, उनको नहीं बता के जा रहे, तो खड़गे साहब को बता कर गए होंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये पता नहीं, इस बारे में कुछ पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। हमको देखना चाहिए कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी कौन है। भूपेश बघेल, वो भूपेश बघेल जो कि अपने ही राज्य में जब उनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में तब असंतोष को संभाल नहीं पाए थे। टीएस सिंहदेव के साथ किस तरीके से उनका झगड़ा चलता था सीएम की कुर्सी पर, वो 5 साल वो बने रहने में सफल रहे, लेकिन सिंहदेव की जिस तरह से बार बार विधायकों की यहाँ पर परेड करा देते थे या भूपेश बघेल परेड कराते थे, तो वो जो व्यक्ति अपने शासन के दौरान अपने राज्य का झगड़ा नहीं सुलझा पाया उसको जिम्मेदारी दी गई है कि आप दूसरे राज्य का झगड़ा सुलझाओ। ये अपने आप में एक हैरानी वाली बात है। दूसरी बात ये है कि वो वहाँ पर गए हैं झगड़ा सुलझाने के लिए, लेकिन आप देखिए कि चन्नी गुट उनसे बाद में मिला, जबकि उनकी पहली प्राथमिकता ये थी कि जो नाराज है पहले उसके पास जाएं, लेकिन वो उन्होंने बात करी कि पहले इनसे दूसरे गुट से जो वडिंग है या बाकी जो अन्य नेता बाजवा वगैरह, तो पहले आपको नाराज व्यक्ति के पास जाना चाहिए था। उनकी नाराज गुट भी टाइम नहीं दे रहा था ना। हाँ, नाराज गुट भी टाइम नहीं दे, लेकिन आप सीधे पहुंच जाइए ना, आप सीधे पहुंच जाइए, आपको धक्का मार के निकालेंगे तो नहीं हो, लेकिन आप सीधा आप पहुंच, लेकिन एक ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीजेपी में भी ऐसा किसी प्रदेश इकाई में झगड़ा हो, तुरंत उनको केंद्रीय नेतृत्व तलब कर लेता है और समझा कर भेज देता है। वो लोग भी कर्नाटक का उदाहरण दे
रहे हैं हाँ, सर। कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, नितिन नवीन ने तलब किया है और पार्टी के जो महासचिव BL संतोष उन्होंने तलब किया है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहे हैं फिर? प्रदेश अध्यक्ष तो अब पता नहीं, देखिए खैर उनका अपना आंतरिक मामला है, लेकिन एक कर्नाटक अगर हम उसको अपवाद मान अशोक और विजेंद्र, हाँ, अगर उसको अपवाद मान भी लें तो आप किसी और राज्य में देखिए इस तरीके की कोई घटना होती है तो अगर CM हुआ तो CM को दिल्ली तलब कर दिया था, क्यों नहीं राहुल गांधी जाके तलब कर रहते हैं चन्नी को और बाकी सबको एक साथ बिठा के एक बार समझा देते हैं। हमने केरल में भी इसी तरीके की चीज़ें थी ना, केरल में आपने शशि थरूर को आखिरकार अंत में बुलाया था ना, कि जब फोटो भी आई थी खड़गे और बाकी सबकी, जबकि उससे पहले न सिर्फ प्रदेश इकाई शशि थरूर के खिलाफ बोल रही थी बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी शशि थरूर के खिलाफ खुलेआम बोल रहे थे, चाहे वो मणिकम टैगोर हों, चाहे वो जयराम रमेश हों, चाहे और भी कई सारे स्वर थे जो कि शशि थरूर के खिलाफ सोशल मीडिया पर साफ सुनाई दे रहे थे। लेकिन अंत में जब आपको चुनाव ऐसा लगा जीतना के लिए एकजुट तस्वीर दिखाई देना कम से कम जरूरी है, तो आपने शशि थरूर को बुलाया, वो फोटो खिंचवाई, लेकिन एकजुट मन से नहीं थे आप, क्योंकि शशि थरूर आज भी दूसरे सुर में सुर मिला रहे हैं। तो ये राहुल गांधी को चाहिए कि एक बार सबको बुला के बिठा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप प्रभारी के जरिए सारा मसले का हल का सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो उसमें समय लगेगा, समय कम है, समय एक एक दिन बड़ा कीमती होता है जब चुनाव पास होते हैं तो, और ऐसा प्रभारी जो कि अपने राज्य का मुद्दा नहीं सुलझा सका हो वो आपके पंजाब में जाके मुद्दा सुलझा देगा, ऐसा लगता नहीं है मुझे। नहीं तो सिर्फ पंजाब में ही मामला नहीं है ना, गोवा में भी मामला है, ठीक है जी। वो हिंदी मीडिया में ज़्यादा कवरेज गोवा को लेकर नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ भी चुनाव होने हैं और वहाँ भी कुछ इसी तरीके का मामला चल रहा है। जी जी। लेकिन सर आप थोड़ा सा पार्टी विद डिफरेंस की बात करते हैं। आपने या हमने अब तक तो मैंने तो कम से कम नहीं देखा है कि बीजेपी में किसी को टिकट दे दिया गया, उसने नामांकन भी कर दिया और फिर उसको टिकट वापस करने के लिए कहा गया या वो अपने मन से करता है टिकट, हालांकि मन से तो कोई नहीं वापस करता है जी। तो ये उस सीट पे हुआ जिस सीट का प्रतिनिधित्व बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करते रहे हैं। बांकीपुर की हम बात कर रहे हैं, पहले अभिषेक बंटी को टिकट दिया गया, बाद में नीरज सिन्हा को वहाँ से उतारा गया, नामांकन धूमधाम से अभिषेक बंटी का हो चुका था, उसके बाद ही उतारा गया। तो इस तरह की चीज़ें दूसरी पार्टियों में कई बार हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी में तो नहीं होता था, इतना गारंटी के साथ कहा जा सकता है। और एक और उसी दिन बवाल शुरू हो गया दतिया में, जहां नरोत्तम मिश्रा लगातार उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर चुके थे, दौरे कर रहे थे और अपने नामांकन का फॉर्म भी उन्होंने खरीद लिया था। जी। लेकिन अचानक एक आशुतोष तिवारी का नाम आता है और उसके बाद जो बवाल होता है उसकी कहानी अलग ही है। जी, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा अमूमन होता नहीं है और ख़ासतौर पे बीजेपी में होता नहीं है। और ऐसी सीट जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही हो, वहाँ पर इस तरीके के घटनाक्रम के नामांकन के बाद आपने प्रत्याशी बदल दिया, तो ये थोड़ा सा हैरानी वाली बात है। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा था उसके बारे में, उसके परिजनों के बारे में जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं जो कि चुनाव में बीजेपी की संभावनाओं को, ये तो है ना कि अगर नितिन नवीन का वो सीट है तो उनके अलावा किसी का सीट तो रहा नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सीटों पे कहा जा सकता है कि हाँ अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी की चॉइस हो सकती है, लेकिन वहाँ तो आलाकमान भी नितिन नवीन से कहा ही होगा ना कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए किसको उतारना है। जी बिल्कुल, और वो नितिन नवीन को पता ही नहीं था। जी, तो ये एक बड़ी उनकी कह सकते हैं कि राजनीतिक भूल है। अगर उनको पता नहीं था कि जिसको हम कैंडिडेट बना रहे हैं उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है और क्या उस पृष्ठभूमि से हमें चुनाव में नुकसान हो जाएगा, अगर ये सब बिना जांचे ऐसे ही किसी को टिकट दे दिया गया तो ये एक बड़ी राजनीतिक भूल है। एक स्तर पे नहीं, 3-4 स्तर पे वो घिरे हुए हैं। जी जी। शैक्षणिक योग्यता का मामला हो, आय का मामला हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, और 2-4 ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पे नहीं कही जा सकती। जी, लेकिन कुछ तो कुछ किसी को ना किसी को पता तो रहता ही है। जी बिल्कुल, ये अगर उनको नहीं पता तो वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक भूल है उनकी। और ठीक है कि आपने प्रत्याशी बदला, और अब जिनको टिकट मिला है नीरज सिन्हा को, बांकीपुर वैसे तो कह सकते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन मुकाबला तो तगड़ा है, क्योंकि जो पिछली बार 40-50 हज़ार वोट मिले थे उनको, रेखा गुप्ता को वो हैं, और सामने प्रशांत किशोर जैसे सोशल मीडिया के हैवी वेट हैं,
राजनीतिक धरातल पर वो हैवीवेट हैं या हवा ही रहेंगे तो खैर जनता बताएगी 30 तारीख को। हाँ 30 तारीख को। और इसी तरीके से अगर हम दतिया में देखें तो दतिया में देखिए कई बार क्या होता है कि कोई नेता अधिकतर नेता जो 3-4 बार विधायक रह गया हो और प्रदेश का में बड़े स्तर पे मंत्री भी रहा, उसको ये आभास सा लगता है कि ये तो मेरा इलाका है, बिल्कुल यहाँ पर जो कुछ होगा वो मैं ही करूँगा, मेरा ही सब कुछ होगा। लेकिन जनता बहुत बड़ी चीज़ होती है। जनता ने आपको चुनाव हरा दिया लेकिन उसके बावजूद आपको लगता रहा कि ये मेरा इलाका है, पार्टी मेरी है, मेरा ही टिकट रहेगा। आपने पार्टी ने आपको कब हराया? लहर में हराया जी, लहर में हराया था। और उसमें जब बीजेपी ने सीटों का रिकॉर्ड तोड़ा, सारे रिकॉर्ड तोड़े, तब वो नरोत्तम मिश्रा हारे। तो यानी कि जनता आपके खिलाफ थी। और दूसरा, अभी आप ये देखिए कि आपने ये सोच लिया कि भैया टिकट मेरे को मिलेगा, अब नामांकन पत्र आप खरीद लाए, उसमें पार्टी की गलती नहीं है। आपने तैयारी कर ली अपने चुनाव कार्यालय का, आपने तैयारी उसको भी कहाँ बनेंगे उसकी भी तैयारी कर ली, तो उसमें पार्टी की गलती नहीं है। पार्टी पहले से तय कर चुकी थी कि संगठनात्मक जो एक पदाधिकारी रहे हैं उनको टिकट दिया जाएगा। आशुतोष तिवारी शायद नाम है जी, तो उनको टिकट दिया गया। संगठन मंत्री रह चुके हैं। ये भी बीजेपी में एक परंपरा रही है कि किसकी कब क्या भूमिका रहने वाली है ये पार्टी तय कर लेती है, बहुत समय पहले तय कर लेती है, इन चुनावों के समय पे नहीं करती है। नरोत्तम मिश्रा के लिए हो सकता है कि कोई नई भूमिका देखी गई हो, वहाँ से उनको निकाल कर कहीं और ले जाने का पार्टी ने तय किया हो। उनकी अगली भूमिका क्या होगी इस पर कुछ दिनों बाद पर्दा उठ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर बवाल हुआ दतिया में, जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, पुलिस के साथ नोकझोंक हुई, ये संस्कृति कह सकते हैं कि बीजेपी कहती है कि हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन अगर उसके कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसी हरकतें हुई हैं तो बीजेपी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर अगर ये सब कुछ हुआ है तो नरोत्तम मिश्रा पर भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि टिकट आपको नहीं मिला, आपका झगड़ा पार्टी से है। जो वहाँ पर हाईवे पर जो कतारें लग गई, उनमें से कितने लोगों को अर्जेंट अपने नियत स्थान पर जाना होगा। हमने देखा कि ट्रक के ट्रक रुक गए, जो माल वहाँ पर समय पर पहुँचने में रह गया, कुछ ख़राब हो गया होगा या कुछ देर से पहुँचा होगा, तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। इस पर भी एक अगर वहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार एक कड़ा निर्णय ले ले तो मुझे लगता है कि आगे इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। क्योंकि अक्सर चुनाव में हम देखते हैं कि जिसको टिकट नहीं मिलता वो प्रदर्शन करता, भैया आप अपनी पार्टी का दफ्तर तोड़ दो, अपनी पार्टी का में आप अपने नेताओं का घेराव करो, उनके खिलाफ नारेबाजी करो। जनता का नुकसान क्यों कर रहे हो? हाईवे क्यों जाम कर रहे हो? पुलिस पर पत्थर क्यों चला रहे हो? जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? ये तो आपकी नहीं है ना। बिल्कुल, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे अगर आने वाले सप्ताह में किस तरीके की राजनीति होती है। लेकिन सबको इंतजार संसद सत्र का है, जैसा सर ने भी बताया, तो हम आपको उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं देते रहेंगे। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।